Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too. So, students, as you know that we are doing chapter 8, that is role of parliament in a democratic country. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कैसे पार्लियामेंट है वो वर्क करती है, देन आफ्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, मोनार्की में कौन से आए, डेमोक्रेसी में कौन से आए, अपनी जो कंट्री है वो पार्लियामेंट्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, देन आफ्टर किस तरह से उसमें वर्क होता है और किस तरह से राज्यसभा एंड लोकसभा जो है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और कैसे वो इलेक्ट होते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट कैसे बनती है एंड अपने स्टेट गुजरात को टोटल कितनी सीट्स दी गई है और टोटल कितनी होती है. टोटल 545 है, उसमें से 26 जो सीट्स हैं वो इलेक्शन के लिए गुजरात को दी गई है. ठीक है, हमने इतना सब कुछ पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे हाउ इज राज्यसभा फॉर्म्ड, दैट इज अपर हाउस. फाइन. So, the elected member of legislative assembly of each state elect for Rajya Sabha. There are 250 members in the Rajya Sabha. Out of them, 238 are elected. The remaining 12 members are nominated by the President of India. The Rajya Sabha is the parliament house. It's never get dissolved completely. 1/3 of the member of Rajya Sabha retire every 2 years after completing their 6 years term, and the new member is inducted. The Rajya Sabha represent the states of a country. The Rajya Sabha also can propose a bill. It is important to have the content of Rajya Sabha before passing any bill. This House of Parliament review the bill passed by Lok Sabha. Thus, the role of Rajya Sabha is very important. The person who presides over the sessions of Rajya Sabha is known as the chairman. The Vice President of India acts as the chairman of the Rajya Sabha. जैसे कि हमने पढ़ा था कि लोकसभा कैसे फॉर्म होती है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टोटल एवरी 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं, उसमें से कैंडिडेट चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट होते हैं और चूज़ किए जाते हैं. और उसका एक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली के कौन से वे में चूज़ किए जाते हैं और इनडायरेक्टली जो मेंबर होता है मॉनिटर वगैरह वो ऑटोमेटिकली उसमें सिलेक्टेड हो जाता है. ठीक है, इतना आपको याद हो तो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. अब राज्यसभा में क्या है, तो राज्यसभा में टोटल 1/3 ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर. अभी 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा के हर एवरी 2 ईयर में उनकी रिटायरमेंट होती है. तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 6 ईयर टर्म द न्यू मेंबर इज इंडक्टेड. तो जैसे ही उनका 6 ईयर का कंप्लीशन टर्न हो जाता है तो फिर से न्यू मेंबर इलेक्टेड किया जाता है. अभी देखो कैसे होता है कि कोई 6 साल हो हमारे, फाइन, तो कोई 3 साल या 4 साल पहले आया हो, कोई अभी जस्ट न्यू एड ही हुआ हो, किसी के 3 साल हो गए हो, तो जिसके 3 साल बाकी हो तो वो 3 साल तो कंप्लीट करेगा. पर जिसके 5 साल हो गए और 6 साल कंप्लीट होने पे आए हो और जो 2 न्यू आए हो वो उनके जस्ट 3 साल हुए हो एडमिशन में, तो क्या होगा, जिसके 6 साल कंप्लीट हो गए हैं वो तो फिर से उसके लिए तो कोई मेंबर चाहिए होगा ना, वो कैसे इलेक्ट करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि जो पहले के मेंबर कब से इलेक्टेड होते हैं तो उनके तो 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर से उनकी वोटिंग में क्या होता है 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा एवरी 2 ईयर्स रिटायर्ड होते हैं. जिसके कंप्लीट होते जाते हैं टर्म्स तो वो रिटायर होते जाते हैं. जैसे ही वो रिटायर होते जाते हैं तो उनके ईयर्स कंप्लीट होते जाते हैं, तो अगेन क्या होता है दूसरे जो मेंबर है वो न्यू इंडक्टेड हो जाते हैं. तभी तो दूसरे लोगों को चांस मिलेगा. अगर वही कंटिन्यूटी रहेगा तो रिटायरमेंट का जो टाइम पीरियड है वो उनका आएगा ही नहीं, तो दूसरे ऐड कहाँ से होंगे. ठीक है, तो उसमें कितने लोग होते हैं, तो 250 मेंबर होते हैं. किसमें, तो राज्यसभा में. उसमें से 238 जो होते हैं वो कितने होते हैं, इलेक्ट होते हैं. और जो रिमेनिंग 12 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में से। फाइन। और राज्यसभा में एवरी 1/3 ऑफ राज्यसभा पर्सन रिटायर एवरी 2 years। उनके एवरी 2 year में 1/3 पर्सन जो होते हैं वो रिटायर्ड होते जाते हैं। कैसे रिटायर्ड? जब वो अपने 6 साल कंप्लीट करते हैं। अब जिसके 6 साल कंप्लीट हो गया तो उसका रिटायरमेंट तो हो जाएगा, पर जिसने 2 साल कंप्लीट किया तो उसके 4 साल तो रहेंगे, पर जिसके 6 साल कंप्लीट हो जाए तो वो रिटायर्ड हो जाए। अगेन दूसरे क्या ऐड होते जाते हैं। फाइन। अभी राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री। फाइन। द राज्यसभा कैन ऑल्सो प्रपोज अ बिल, वो बिल भी पास करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कंटेंट ऑफ राज्यसभा बिफोर पासिंग द एनी बिल। कोई भी बिल वगैरह पास होने में, कोई भी चीज़ पास होने में कंटेंट जो होता है वो वहाँ पे पास होना कंपलसरी है। अगर वो पास नहीं होगा तो कोई भी बिल वगैरह है वो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ राज्यसभा इज नोन एज द चेयरमैन। जो पर्सन होता है वहाँ पे, जो प्रिसाइड ओवर द सेशन, पूरे सेशन को ओवर देखता रहता है, उसको हम क्या बोलते रहते हैं? नोन एज चेयरमैन। क्या बोलते हैं उसको? चेयरमैन बोलते हैं। एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि वो राज्यसभा में जो सेशन वगैरह अटेंड करते हैं वही एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वही वो हैंडल करते हैं। फाइन। ये हमने किसका पढ़ा? राज्यसभा का पढ़ा। कितने मेंबर्स होते हैं? 250 होते हैं। 230 इलेक्ट होते हैं। 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट किस थ्रू होते हैं? प्रेसिडेंट थ्रू होती है। एवरी 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो एवरी 2 years में रिटायर्ड होते हैं, जब उनके 6 year का पीरियड कंप्लीट होता है। फाइन। नाउ questions are session in the parliament. When the parliament is in the session at the beginning of the day, the time for the question hour is decided upon. During the question hour, the member of parliament asks the question to gather information on the working of the government. This is how the parliament controls the executive. Through the medium of questioning, members draw the attention of the government towards the loopholes. In this way, the government come to know about the views and opinions of the people through their representative. It is very important to responsibility of member to question the government. The opposition party plays a major role in the effective administrative functions of a democracy. It highlights the loopholes in the policies and the programs of the government. The person who presides over the session in the Lok Sabha is known as the Speaker. President is the most important and integral part of the parliament. A bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature. He has the power to decide about the meeting of the parliament and announce the completions of the session too. अभी क्या है कि पार्लियामेंट में जो सेशंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं? आप देखो, इस पिक्चर में भी देख सकते हो। यू कैन सी दिस पिक्चर। इसमें क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें भी हमें डाउट वगैरह हो, या हमें बिल वगैरह पास करवाना हो, या कोई भी चीज़ हमें रखनी हो, मुद्दा जिसको बोलते हैं ना, देखो मीटिंग पता है आपको होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स की मीटिंग होती हो, या कॉलेजेस में मीटिंग होती है, या नॉर्मल कोई भी बिजनेस की मीटिंग ले लो, तो उसमें क्या होता है कि मीटिंग में हमें प्रायोरिटी क्या दी जाती है कि सब जने अटेंड करें मीटिंग। और उसमें जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो या दिक्कत होती है मीटिंग में, तो वो क्या रखते हैं? अपना टॉपिक सामने रखते हैं। ठीक है। और जो हेड ऑफ द मीटिंग होता है वो क्या होता है? सुनता है कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम है और क्या किसको करवाना है, क्या इम्प्लीमेंट वगैरह करवाना है, तो वो मीटिंग वगैरह रखते हैं। फाइन। और सामने ओपोजिशन वाले जो होते हैं, या कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे अपने मीटिंग में, तो वो उसका अगेंस्ट करते रहते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि
मीटिंग जो होती है उसमें दोनों चीज़ें में डिबेट होता रहता है। कोई बोलता है कि ये चीज़ या ये रूल्स लागू होने चाहिए, कोई बोलता है नहीं लागू होने चाहिए। अभी देखो फॉर एग्जांपल लो कि अभी इतनी कंट्रोवर्सी स्कूल की चल रही है, फाइन, तो यही रोज़ मीटिंग्स वगैरह होती रहती है कि कब से स्कूल खोलेंगी और खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, स्टूडेंट्स की ईयर जो है वो ऑनलाइन में कंटिन्यू करने हैं कि नहीं करने हैं, किस तरह से सेशंस अटेंड करेंगे, कितना डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस रखेंगे। तो ये क्या होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है। पहले 30 अक्टूबर आया स्कूल्स ओपन होने का, देन आफ्टर 15 अक्टूबर आया है। अभी भी ऐसे बोल रहे हैं कि तब नहीं खुलेगी तो नेक्स्ट नवंबर में खुलेंगी, या फिर पूरा ईयर भी नहीं खोल सकती। क्यों? क्योंकि अभी जो है जो वायरस है उसका कुछ इलाज आया नहीं है, फाइन। अभी कुछ ना कुछ जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आएंगी तब तक क्या होते जाएंगे, इश्यूज होते जाएंगे, कंट्रोवर्सी होती जाएगी, बातें होती जाएंगी, फाइन। क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट कर दें तो केसेस बढ़ सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन बिग इशू, फाइन। तो कोई भी मीटिंग होती है जैसे कि अभी स्कूल्स की चलती होती है, तो किस तरह से सेशंस अटेंड करेंगे, भाई कौन से पर्सन का क्या मुद्दा है, किस तरह से भाई स्कूल खोलनी चाहिए तो किस तरह से खोलनी चाहिए या फिर नहीं खोलनी चाहिए। तो उसी तरह पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर सेशंस होता है, फाइन। अभी स्कूल में कोई डिबेट हम रख लें जिसपे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें बोलने हो, फाइन, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है कि नहीं है। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है तो उसके लिए जो ट्रीज वगैरह कटिंग होती है, जो लैंड जो होती है वो इतनी यूटिलाइज होती है, तो उसका क्या होगा, फाइन। और अगर अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो ये करना भी ज़रूरी है। तो किससे हम डिबेट पे बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, फिर फाइनली अगर कोई डिबेट का आंसर हमें रखना हो तो रखते हैं। उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन आवर सेशंस होते रहते हैं। अब इस सेशंस के हिसाब से जिसके भी पॉइंट सही होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते जाते हैं, और नहीं होते तो नहीं होते। अगर कोई भी पर्सन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो सामने अपोजिशन पार्टी को हक होता है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, नहीं ये ऐसे होने चाहिए, वो उसके लूप होल्स निकालता रहता है, ठीक है। इट मीन्स कमियां निकालता रहता है कि भाई नहीं आप ऐसे बोल रहे हो पर ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉपर वे नहीं दिख रहा है, ये लॉ के अगेंस्ट हो सकता है या ये पब्लिक नहीं समझेगी। इस तरह से क्या होती है, सेशंस चलते रहते हैं और डिवाइड होते रहते हैं और इसमें डिबेट होते रहती है। उसमें क्या आंसर आता है, किस तरह से आंसर आता है, वो लास्ट में हमें पता चलता है। पर दोनों पार्टी, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, दोनों उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी होते हैं और अपने अपने ओपिनियंस भी रखते रहते हैं। अब जो उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो इज़ द मेन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। उसमें जो भी बिल वगैरह पास हमें करने होते हैं उसमें सिग्नेचर्स भी होना ज़रूरी है उसके, एंड वही डिसाइड करता है कि मीटिंग हमें कब स्टार्ट करनी है, और उसकी कंप्लीशन की भी मीटिंग जो होती है वही अनाउंस करता है कि अभी यहाँ पे हमें ये मीटिंग कंप्लीट करनी है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ये क्वेश्चन आंसर्स, ये जो चर्चाएं चलती रहती है, टीवी में भी दिखाते रहते हैं कभी कभार, किस तरह से छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते रहते हैं कि किस तरह से कन्वर्जेशंस वगैरह चलती रहती है, फाइन। So here we have learned about the parliament ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भाई इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि पार्लियामेंट का रोल जो होता है इंडियन डेमोक्रेसी में कैसा है और किस तरह से होता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने उसके बारे में पढ़ा कि इसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, फिर गुजराती में लोकशाही भी उसको बोलते हैं, फाइन। डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज लोकशाही, फाइन। देन आफ्टर मोनार्की सिस्टम क्या होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होती है, लोकसभा कैसे फॉर्म होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने ईयर्स में वो उनकी वोटिंग होती है, फिर राज्यसभा उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर्स वो इलेक्ट होते हैं, और कितने मेंबर प्रेसिडेंट थ्रू इलेक्टेड होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ा, और सेशंस आर कैसे अटेंड होते हैं लोकसभा में, पार्लियामेंट में, वो हमने पढ़ा। तो आज यहाँ पे हमने सिविक्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर डाला, दैट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी, फाइन। So we have completed the geography portion also, the civic portion also. Now we will start again the history portion in our rapid revision.
Okay, students? So, as you know, that is the chapter 1 of history is arrival of Europeans in India. कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने राज किया, किन्होंने उनको परमिशन दी और किस तरह से वर्क सब चला। फिर उनकी इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, देन उनका ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा, टैक्स ना पे करने का हमने सब कुछ इस हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। इन द लास्ट हमने फ्रीडम मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था, आपको याद हो तो फाइन। तो फिर से हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, किस तरह से बिगनिंग हुई, कैसे हुआ, सब कुछ पढ़ते हैं, फाइन। सो वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैनी ईयर्स अगो आवर कंट्री वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. Our country was a distinct in the whole world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. Many people worldwide were eager to enter into the trade with our country and earn wealth out of it. Earlier, the merchants from the various countries came to India from north to west by land route for the purpose of trading. For years, the Arab traders undertook trade through the land route, but as the situation changed, the trade through land route stopped. Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton, clothes, muslin, black pepper, spices, etc., increased in the European countries. To take the advantage of these situations, many countries of Europe started searching for sea route to India. जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया जो थी वो क्या थी, लीडिंग कंट्री थी इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड मार्केटिंग. बहुत सारे हमारे पास ग्लोरी थी, पैसा था, सब कुछ था, एंड जो चीज़ें जो हमारे पास थी वो बता नहीं सकते, इतनी सारी थी एंड वेरी यूज़फुल टू अस. बट कहीं ना कहीं हमने क्या किया, उसका जो यूज़फुल करने की जो चीज़ होती है ना, उसकी कदर नहीं की, इसीलिए तो सब कुछ हाथ से जल्दी चला गया. ऐसा होता है ना कि गॉड सब कुछ दे देता है ना, तो हमें उसकी चीज़ की कदर नहीं होती. बट कोई चीज़ हमने मेहनत करके हासिल करी होती है ना, उस चीज़ की हमें कदर होती है. ये नोट करना स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. कि अगर आपको जैसे कि आपने 10th में पास किया, 12th में पास किया, आपने उससे पहले ही आपको गाड़ी वगैरह, लैपटॉप वगैरह इजीली मिल गया हो, कोई दिक्कत ना आई हो, तो वो चीज़ की आपकी इतनी कदर नहीं होगी. बट आपकी जो लाइक वाली चीज़ है, जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत ही पसंद हो, और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही हो, उसके लिए आपको पेरेंट्स की डिमांड हो कि इतने परसेंटेज होनी चाहिए, यहाँ तक कंप्लीट करना चाहिए, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं ना, वो चीज़ की हमें कदर भी बहुत होती है. ऐसे अभी के लिए लैपटॉप, मोबाइल तो बहुत कॉमन चीज़ है, बट आपकी लाइफ में उससे भी ज़्यादा कोई आपकी डिमांड होगी, हाई एक्सपेक्टेशंस, जो आपको ऐसे लगता हो कि होपफुली कि ये चीज़ मेरे को मिल जाए इजीली, जल्दी से. तो पर मे बी कहीं ना कहीं पेरेंट्स मना कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके लिए आप मेहनत करोगे, कोई भी चीज़ के लिए जो अपना एफर्ट्स देते हैं ना, देन आफ्टर वो क्या होता है, वो चीज़ हमें उसकी हमें बहुत कदर होने लगती है. फाइन. तो कहीं ना कहीं हमारे पास इंडिया में बहुत सब कुछ था, बट हमें उसकी कदर नहीं हुई. और जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, हमारे में यूनिटी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारा सब कुछ ले लिया. लाइक अगर बात करें तो डिमांड्स बहुत सारी थी, सिल्क, कॉटन, क्लॉथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइस. जैसे कि आपको पता ही है, केरला में तो स्पाइस के जंगल भी है, ठीक है, स्पाइसेस के जंगल भी है, पूरे के पूरे आपको स्पाइसेस वहाँ पे मिलेंगे, देखने मिलेंगे. तो इन ये सब जो हमारे पास था ना, वो अनन्यूमरेबल था, बहुत सारा था. बट उनकी डिमांड धीरे धीरे बाहर की कंट्रीज़ में भी बढ़ने लगी. बट फाइनली आपको भी पता है कि उन्होंने फिर टैक्स पे करने के लिए मना कर दिया. धीरे धीरे उन्होंने पॉलिसीज़ ये सब इस्टाब्लिश्ड की और उनको रूल करने लगे, हमारे पे वो क्या करने लगे, रूल करने लगे. Now, we will start from the Christopher Columbus. Columbus is an Italian explorer
who was one of the brave sailors who ventured out of to find the sea route to India. He thought that one can go to the east via west also. Why did he believe too? Think about it. Columbus started his journey to India. Accidentally, he reached America. As long as he lived, he was wondered to misconceptions that he had discovered the sea route to India. Hence, even today, the natives of America are called the Red Indians, and the island group of Caribbean is known as the West Indians. West Indians. सो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो निकले थे इंडिया को रूट फाइंड करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या कर डाला था, अमेरिका को फाइंड कर डाला. ही रीच्ड अमेरिका. ठीक है, कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका. बट एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए. और उसके एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, जैसे ही वो रहने लगा उसको मिसकंसेप्शन होने लगा कि उसने क्या किया है, सी रूट डिस्कवर किया है इंडिया का. इसलिए आज भी वहाँ के अमेरिकन्स जो नेटिव हैं उनको रेड इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है. एंड द कैरेबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज ऑल्सो. नाउ वास्को डी गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्चुगल, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. किसने डिस्कवर किया, द वास्को डी गामा. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port Calicut on 22nd May 1498. After the crossing Indian Ocean, then ruling king of Calicut, Zamorian gave the permission to Portuguese to trade. The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 CE. They fortified it and appointed a commander-in-chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort. Moving northwards, Albuquerque conquered Goa in 1500 CE. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of Lanka. अभी वास्को डी गामा जो थे वो उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड किया सी रूट टू इंडिया. ठीक है, एंड ही एनसर्कल्ड द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट. कब पहुँचे, तो कैलिकट में पहुँचे कब, 22nd May 1498. फाइन, आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ इंडियन ओशन. द रूलिंग किंग ऑफ कैलिकट इज जैमोरियन. कौन था रूलिंग किंग, जैमोरियन. उन्होंने उनसे परमिशन ली ट्रेड के लिए और उन्होंने क्या कर डाला, हाँ भी उनको बोल दिया ट्रेड कर सकते हो आप. ठीक है, in 1500 CE they fortified appoint the commander of chief namely Albuquerque. उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया कमांडर अल्बकुरेको टू द सेफ गार्ड द फोर्ट. एंड मूविंग नॉर्थवर्ड्स उन्होंने 1506 में 100 ईयर्स, इट मीन्स टोटली 100 ईयर्स में उन्होंने पूरा का पूरा टुक कंट्रोल ले लिया था मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव एंड आइलैंड ऑफ लंका. उन्होंने वहाँ पे अपना क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग होता है वो एक्सपांड कर डाला था. एंड धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे वो सब जो उनकी पॉलिसीज थी यहाँ पे वर्क करने की वो उन्होंने ले ली थी. एंड वो पूरा का पूरा उन्होंने एक्सपांड कर लिया. 100 ईयर्स में तो उन्होंने अपना बहुत सारा जो बिजनेस था वो बहुत ही एक्सपांड कर डाला. बट द फर्स्ट हु हैड गिव द परमिशन, दैट इज जैमोरियन, गेव द परमिशन to trade the Portuguese, to give the permission to Portuguese to trade. And they started. And when did the Portuguese came, on 22nd May 1498. Please remember the dates, it is very important to you. Now, end of Portuguese rule. In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded the trade to Bengal. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled in India from Delhi. The Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of Portuguese. Thus, fort of Hooghly was demolished and the chief was burnt as per the order of the emperor. In this way, the Portuguese rule came to end with the exceptions of the territories of Diu, Daman and Goa. जैसे ही उनका जो रूल वगैरह था वो बहुत एक्सपांड होने लगा. बट फाइनली हुआ क्या कि भाई इन द बिगनिंग ऑफ 7th century जब
जो क्या कहते हैं मुग़ल एम्परर शाहजहां दिल्ली में ये क्या करते थे कि भाई रूल करते थे, तब उनको पता चला, उन्होंने कंप्लेन की कहीं किसी ने कि भाई पोर्चुगीज़ का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है। पर तब हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही थी, ठीक है। अब तब तो क्योंकि स्टार्टिंग ही थी पोर्चुगीज़ की, एंट्रिंग नहीं थी, तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी थी, बहुत सब कुछ सही था। तो क्या हुआ कि भाई दिल्ली में जो शाहजहां थे उन्होंने क्या किया, उन पे अटैक वगैरह किया, उनकी जो सारी चीज़ें जो थी वो उनको जला के डिमोलिश करवा दिया। और क्या हुआ कि पोर्चुगीज़ का रूल जो था वो एंड हो गया। फाइन। तो तब क्या था, बिगनिंग थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने कैसे भी करके उनका जो रूल वगैरह था वो एंड करवा दिया। बट फिर उनका जो रूल था तब एंड हुआ, क्योंकि तब तो उनकी स्टार्टिंग ही थी और इतना हमारा जो पावर था वो बहुत था। बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भाई ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने स्टार्ट किया अपना रूलिंग, और उन्होंने बहुत पोलाइट से, स्वीट पॉइजन जैसे बोलते हैं, उन्होंने LIC सब्सिडरी LICs जो पॉलिसीज़ वगैरह इस्टाब्लिश की थी। तो मीठे मुंह से बात करके करके हमें क्या किया, फंसाते गए और सब एक्सपांड करते गए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हाफ ऑफ द सिविक्स चैप्टर पढ़ा, दैट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, एंड हाफ ऑफ द स्टार्टिंग एंड द बिगिनिंग ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियंस. नाउ ऑन द नेक्स्ट lecture we will continue with the Dutch, interest in India, French, and trade of Bengal. Till that, stay home, stay safe, and thank you.